कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और न्यूज नाइट में आज हम करेंगे बात कि किस तरीके से तमिलनाडु में जब बसपा नेता की हत्या हुई, और बसपा नेता भी वो नेता जो बसपा के तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके घर के आगे सरेआम उनकी हत्या कर दी गई। और ये दिखाता है कि किस तरीके से राज्य की राजधानी चेन्नई में ही अगर ऐसे नेता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जन की सुरक्षा का क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल जो तमिलनाडु में वहां की राज्य सरकार के कामकाज को, कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। और यही है हमारी आज की चर्चा का भी विषय। लेकिन आइए अभी शुरुआत कर लेते हैं आज की मुख्य खबरों की सुर्खियों के साथ। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 23 जुलाई को बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार के पहले बजट से आम लोगों को खास उम्मीद। चार दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वर्गीय उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कल से शुरू हो रही जगन्नाथ रथ यात्रा में होंगी शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति। टिप्पणी को बताया निंदनीय। पी चिदंबरम से की टिप्पणी को वापस लेने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दोहराई सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि तक पहुंचने के लक्ष्य की दिशा में काम करने पर दिया जोर। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक उत्पाद खरीद कर किसानों की आय बढ़ाने की अपील। हाथरस दुर्घटना के मुख्य आरोपी मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। गहनता से की जाएगी पूछताछ। राजनीतिक कनेक्शन के संदेह की भी होगी जांच। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। जल्द होगी रिपोर्ट पेश। तमिलनाडु में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की बेरहमी से हत्या के बाद निशाने पर आई राज्य सरकार। भाजपा, बसपा सहित विपक्षी दलों ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर डीएमके सरकार को घेरा। सीएम एमके स्टालिन पर विफलता का आरोप लगाते हुए की सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल में नहीं रुक रहा चुनाव के बाद हिंसा का दौर। सोनारपुर के चौहाटी में भाजपा कार्यकर्ता और उनके परिवार पर धारदार हथियारों से हमला। गंभीर रूप से घायल कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती। असम में बाढ़ से और भयावह हुए हालात। बाढ़ से 24 लाख से अधिक लोग प्रभावित। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम से फोन पर बात कर दिया राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं हाथरस की खबर से। हाथरस भगदड़ मामले में अब जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। आज न्यायिक जांच आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने हाथरस में हादसे के स्थल का निरीक्षण किया।
तो वहीं जांच की आंच का दायरा आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है, क्योंकि मुख्य आरोपी मधुकर, जिसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उसे पूछताछ के बाद राजनीतिक दलों का एंगल भी सामने आ सकता है। हाथरस भगदड़ घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले पुलिस पूछताछ में ये भी पता चला है कि कुछ समय पहले कुछ राजनीतिक दलों द्वारा मुख्य आरोपी से संपर्क किया गया था। ऐसे में मामले में फंड इकट्ठा करने के संबंध में भी गहनता से जांच की जा रही है। दिल्ली से अरेस्टिंग हुई है और इनको जल्दी पीसीआर पे लेके और साक्ष्य संकलन करा जाएगा। इनके भी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, जितनी भी ट्रस्ट की डिटेल्स हैं, डोनर्स हैं, उनकी लिस्ट मांगी जा रही है और कहीं ना कहीं उसके बाद जो भी लिंक निकलेगा, मनी ट्रेल निकलता है कि इतना बड़ा कहीं ना कहीं इसमें वर्दियां हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम होता, संगठित इतना खर्चा होता है, तो इसके पास पैसा आ कहाँ से रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई ना कोई पॉलिटिकल दल द्वारा कहीं ना कहीं इनको फंडिंग हो रही है। इससे पहले मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने शनिवार को उस स्थान का निरीक्षण किया जहां 2 जुलाई को मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। न्यायिक जांच आयोग की टीम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, पूर्व IAS हेमंत राव और पूर्व IPS भवेश कुमार सिंह शामिल हैं। न्यायिक जांच कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आयोग मामले की तह तक जाने के साथ ही जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करेगी। हमने पूरा स्पॉट देखा, कहाँ थे, किधर से गए, किधर से आए, कितना रश रहा होगा, व्हाट आर द एग्जिट पॉइंट्स, क्या कैपेसिटी हो सकती है, कहाँ पर वो जो समागम उनका हो रहा था वो कहाँ हुआ। तो वी विल हैव आवर ओन इन्फ्लुएंस इन द लाइट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस। जिसको भी हम जरूरत समझेंगे, छोटे से बड़े इंक्लूडिंग, जिससे भी जरूरत समझेंगे सबसे पूछते हैं। वी हैव बीन मैंडेटेड टू गिव आवर रिपोर्ट विद इन 2 months। इस बीच हाथरस में सत्संग मामले में फरार चल रहे सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरि ने अचानक पहली बार मीडिया के सामने आकर बयान दिया है। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हाथरस में बीते मंगलवार को हुए भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस और न्यायिक जांच कमेटी मामले की हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु अब खबरों में इसलिए है कि तमिलनाडु में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की उनके घर के बाहर ही निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि पहले कुल्लाकरीची, जहां पर इतने दलित लोग मारे गए शराब के कारण, नकली शराब के व्यापार के कारण, और अब खुलेआम राज्य की राजधानी चेन्नई में ही एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की यूं हत्या कर देना, ये राज्य सरकार को कानून और व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा करता है, लेकिन साथ ही साथ आम जन कितनी सुरक्षित है इस राज्य में, इस पर भी सवाल खड़े करता है। तमिलनाडु में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। कारण है तमिलनाडु बसपा अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या। के आर्मस्ट्रॉन्ग की शुक्रवार की शाम चेन्नई में उनके आवास के बाहर ही सरेआम हत्या कर दी गई, जिसे लेकर शनिवार को बसपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चेन्नई में पूनमल्ली हाई रोड पर राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले में संदेह के आधार पर 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनसे पूछताछ जारी है। The team which had arrested them is inquiring them. So the situation in Chennai city is normal. Law and order is maintained, and we will not leave any stone unturned to detect this case and to probe all the various angles where there seems to be some inputs. All the other accused who are part of this crime and who are involved in this will be brought to books, and we will see that all who are the genuine commission of offence, if there are any more, are brought on record. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की हत्या पर गहरा शोक जताया है। वे रविवार को चेन्नई में आर्मस्ट्रॉन्ग के परिजनों से मुलाकात करेंगी।
बसपा की तरफ से मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि के आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार की शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई जघन्य हत्या से पूरे समाज में दुख व आक्रोश की लहर है। पेशे से वकील वे राज्य में एक मजबूत दलित आवाज के रूप में जाने जाते थे। सरकार को दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पास ही राज्य में गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। वहीं कल्लाकुरिची के बाद अब बसपा नेता की सरेआम हत्या के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी डीएमके सरकार पर हमलावर है। I strongly condemn this incident. As a national party state president, he is unable to survive because of the law and order situation in Tamil Nadu. The DMK government is totally failure to maintain the law and order situation. Because today the Armstrong is died, the Gundas are hacked to death him. दलितों का जीना तमिलनाडु में नामुमकिन होता जा रहा है। जिस प्रकार से कलकुरुची में 65 दलित मारे गए, इसके बाद एक ही सवाल मन में आता है कि क्या स्टालिन साहब जो होम मिनिस्टर भी है, क्या उन्हें कोई नैतिक अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करें? और इंडिया अलायंस के तमाम नेता जो कहीं और घटना होती है बीजेपी शासित प्रदेश में तो वहां पर राजनीति करने, टूरिज्म करने जाते हैं, परंतु जब तमिलनाडु में 65 दलित मारे जाते हैं, जब दलित नेता आर्मस्ट्रांग को मारा जाता है, तो राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इस मामले में अपने नेता की हत्या पर बसपा कार्यकर्ता के आर्मस्ट्रांग के पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय में दफनाने की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग का कांग्रेस तथा वीसीके पार्टी ने समर्थन किया है। वीसीके पार्टी अध्यक्ष ने घटना के पीछे के असली हत्यारों को पकड़ने की अपील की है। The police should take proper action. Who is the culprit behind this murder? We have to bring to before the law who is the real accused, who is behind this murder. We are requesting to Tamil Nadu government like that. They want to burial their own place. Already actor Vijaykanth, we given the party office, they buried. How can we deny this burial? He is a leader of the national party. We have to give respect. On behalf of VCK, I strongly condemn this kind of brutal attack. I request the state government to arrest real culprits, real murderers. These people who surrendered in this murder, not real culprits. So I request the police of Tamil Nadu and government of Tamil Nadu to investigate properly. तमिलनाडु में बसपा नेता की सरेआम हत्या राज्य में दिन ब दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल या निशान खड़े कर रही है, जो आने वाले दिनों में राज्य सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो तमिलनाडु में जो हुआ वो इस मायनों में बेहद गंभीर है कि राज्य सरकार सुरक्षा सुनिश्चित कर पाने में असमर्थ नजर आती है। और तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तमिलनाडु सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि तिरु के आर्मस्ट्रांग की जघन्य हत्या ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। एक उभरते हुए नेता का जीवन जो समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित था, क्रूरतापूर्वक समाप्त कर दिया गया। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि वो दोषियों को जल्द से जल्द सजा दे। तिरु आर्मस्ट्रांग की हत्या ने इस बात की पुष्टि की है, जो सर्वविदित है, कि समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों के प्रति डीएमके कांग्रेस की उपेक्षा। नकली शराब त्रासदी से प्रभावित कई लोग भी समाज के इन्हीं वर्गों से थे। बेहतर है कि डीएमके कांग्रेस 24 घंटे तुच्छ राजनीति करने की बजाय करुणा दिखाएं। तो तमिलनाडु सरकार पर इस पूरे मसले को लेकर भाजपा तो हमलावर है ही, साथ ही बसपा भी हमले कर रही है। और विभिन्न बात यह हो रही है कि क्या जवाबदेही तय की जाएगी, क्या जांच निष्पक्षता से की जाएगी, जिन लोगों ने सरेंडर किया उनके पीछे खड़े लोगों को भी क्या पकड़ा जाएगा। तमाम सवाल हैं जिनके कारण तमिलनाडु सरकार भी सवालों के घेरे में, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है तमिलनाडु सरेआम बसपा नेता की हत्या,
चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं केवी प्रसाद, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे। प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यही बात करना चाहेंगे केवी प्रसाद जी कि हमने लगातार देखा है कि पहले खबरों में जो रहा है बहुत बड़ा मसला वो कुल्लाकुरिची को लेकर रहा है, जहां नकली शराब की वजह से वंचित वर्ग के लोगों की जान चली गई, और अब ये घटना जहां सरेआम एक प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है। बिगड़ती कानून व्यवस्था के पीछे क्या कारण देखते हैं आप तमिलनाडु में? देखिए, कानून व्यवस्था जैसे हम सब जानते हैं राज्य का मामला है, और जिस तरह से जैसे आपने दो वाकया के बात की है, पहले तो जहरीली शराब के लेकर इतने लोगों की जान गई और काफी हद तक ये कहा गया कि ये निम्न वर्ग के लोगों के ज्यादा परेशानी हुई थी, और साथ ही साथ अब जो ये हत्या हुई है वो भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष का होना बहुत, जैसे कहते हैं, इस तरह की राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसी कोई भी एक सभ्य समाज है और उसमें जब राजनीति होती है तो स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, और इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से कातिलाना हमला कतई अस्वीकार्य है। रहा सवाल के राज्य के पुलिस का, जैसे स्टालिन, जो उनके मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि गृह मंत्रालय उनके पास है, तो जाहिर है गृह मंत्रालय उनके पास है तो पुलिस उनके अधीन है। उन्होंने जो कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, और अब ये जरूर है कि इसमें 8 जो संदिग्ध हैं, चाहे उन्होंने सरेंडर किया, आत्मरक्षा सरेंडर किया या उनके पीछे कुछ है, ये बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, और सबको इसी की अपेक्षा है कि राज्य की पुलिस जो है तय तक पहुंचे इस मामले की। लेकिन केवी प्रसाद जी, जब हम बात करते हैं कुल्लाकुरिची की तो यही बात आती है कि वहां अनुसूचित जाति के लोग थे जिनकी जान गई। ऐसे ही यहाँ पर भी के आर्मस्ट्रांग को देखें तो वो एक दलित नेता रहे जो वंचित वर्ग के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। तो क्या इसमें, हालांकि राजनीति को पुलिस ने नकार दिया है, लेकिन क्या राजनीतिक कारण भी देखते हैं इसके पीछे? क्या पिछड़े वर्गों को, क्या गरीब लोगों को, क्या ये वर्ग ऐसा है जो वहां की राज्य सरकार, डीएमके सरकार की प्राथमिकताओं में इनकी सुरक्षा नहीं आती? क्या इसका ये संकेत निकाला जा सकता है? मेरे ख्याल से इस नतीजे पे पहुंचना, एक तो जब तहकीकात होनी है और कोई ना कोई पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती और कानून जो प्रक्रिया है उसका आगे कार्य नहीं होता, तो कोई टिप्पणी करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, क्योंकि दलित समुदाय के खिलाफ, जैसे आपने अभी बात की, जो शराब घोटाला कांड हुआ और अब दलित नेता के हत्या हुई, तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। जैसे मैंने कहा, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी हो, और खासकर दलित वंचित समाज के खिलाफ इस तरह की, क्योंकि हमारे यहाँ अलग प्रांतों में भी इस तरह के समय समय पे घटनाएं आती रहती है कि इस समुदाय विशेष के खिलाफ कोई ना कोई लोगों की जो है प्रवृत्ति इस तरह से रहती है, खासकर जो सामान्य वर्ग या उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लोगों से, और ये तमाम सारे राज्यों से इस तरह की खबर आती है। तमिलनाडु में जरूर इस तरह के, देखिए तमिलनाडु में थोड़ा राजनीतिक में फर्क भी है, क्योंकि वहां पे जो डीएमके द्रमुख पार्टियां हैं उनका अलग राजनीति रही है, तो उसमें मेरे ख्याल से इस तरह का वर्गीकरण नहीं दिखता जिस तरह। लेकिन केवी प्रसाद जी, अगर हम देखें तो अधिकतर स्थानों पर, तमिलनाडु को अलग से नहीं मैं कह रही, अधिकतर स्थानों पर ड्रग्स एक बहुत बड़ा कारण है अपराध का या बढ़ते अपराध का, और तमिलनाडु में भी बढ़ते ड्रग्स का व्यापार, तस्करी, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। नकली शराब भी इसी से जुड़ा एक मुद्दा रहा है, क्योंकि नकली शराब को भी रोकने में प्रशासन ही नाकाम रहा था, जिसकी वजह से कुल्लाकुरिची में 65 दलितों की जान चली गई। ऐसे में, और अभी हमने हाल ही में देखा, पिछले वर्ष की कुछ महीनों पहले की ये तो बात है, जब जाफर सादिक को, जो डीएमके के नेता हैं, 2000 करोड़ के तस्करी, ड्रग्स की तस्करी करने में ही उनको पकड़ा गया था, और उसके बाद डीएमके ने उनको पार्टी से हटा दिया था, लेकिन वो डीएमके के नेता थे। अभी कुछ पिछले वर्ष की बात है, जब आयकर विभाग के लोग जो डीएमके के कुछ नेताओं के करीबियों के घर छापेमारी कर रहे थे, उन पर भी हमला किया गया। क्या ये सब ये नहीं दिखाता कि डीएमके पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स को लेकर जहां जहां जो छापेमारी हो रही है उसके तार कुछ डीएमके नेताओं के साथ जुड़ते भी नजर आए हैं? जी, अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल तहकीकात हो, और इसमें जैसे कई हमारे यहाँ जो सेंट्रल ड्रग्स जो कार्रवाई होती है, जो हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और मार्केटिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो हमारे स्पेशलिस्ट एजेंसी है, वो भी इसमें जुड़ते हैं। और मैं नहीं मानता, देखिए ड्रग्स की एक व्यापक समस्या है, पूरे कई राज्यों में निकला है इसके, और पिछले 10-20 सालों से हम इसके बारे में सुनते आए हैं
तो कठोर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ अभी का समाज, कई राज्यों में तो आने वाले जो हमारी पीढ़ियां उनको भी ये समस्या घेर रही है। तो ऐसे में ये सब मिलके इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये जी, और बात सिर्फ ड्रग्स तक की नहीं, बात ड्रग्स के आगे की कानून व्यवस्था से जुड़ रही है और इसीलिए ये गंभीर मसला बन जाता है। हमारे साथ राधिका खेड़ा, भाजपा प्रवक्ता, भी जुड़ गई हैं। राधिका जी, आज जब इस मसले पर बात हुई, स्वागत आपका, आज जब इस मसले पर राहुल गांधी से पूछा गया तो उनकी तरफ से एक जो ट्वीट आया उसमें सिर्फ यही था, डीपली शॉक्ड, और उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार सही कदम उठाएगी, जांच आगे बढ़ाएगी, दोषियों को सजा देगी। That's it. बस इतना ही उनके ट्वीट में संदेश दिया हुआ था। क्या इस तरह की एक टिप्पणी क्या ये नहीं दिखाती कि जहां कुल्ला कुरुचि को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान ही नहीं आ रहा था, वहां पर इस मामले में एक लाइन की टिप्पणी, वो भी पोस्ट पर, एक्स पर पोस्ट कर दी जानी, क्या गंभीरता की कमी नहीं दिखाता कांग्रेस की ओर से? क्योंकि डीएमके तो उन्हीं की सहयोगी है। सही बात है ममता जी, जो मैं ट्वीट खोल के बैठी हूँ उसमें लिखा हुआ है, तमिलनाडु कांग्रेस लीडर्स आर इन कांस्टेंट टच विद द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। सरकार तो आप भी हैं, तो आपके कांग्रेस लीडर्स को अपने ही लोगों से टच होने पड़ रहा है। राहुल गांधी जी कैसे झटका रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं है, सरकार वहीं पे है, उन्हीं की सरकार है, उनके भाई की सरकार है। किसी ने, मुझे लगता है, राहुल गांधी का हाथ रोक दिया कि वो उन्होंने अपने भाई को फोन नहीं किया और उनकी जबान पे ताला लगा दिया कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे। मणिपुर घूमने जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे वो तमिलनाडु? दो घटनाएं हो गई। पहले इतनी बड़ी घटना होती है कि 60 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब पी के, और एक शब्द नहीं बोला जाता, एक शब्द कांग्रेस का एक भी नेता नहीं बोलता। राहुल गांधी तो छोड़िए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नहीं बोले। लगातार ये लोग कहते आते थे कि हम साउथ में स्ट्रांग है। अरे आप साउथ के साथ क्या कर रहे हैं? केरल ने आपकी पहले इज्जत बचाई, आपने केरल छोड़ दिया। इतनी बड़ी घटना तमिलनाडु में हो गई, आपने चुप्पी साध ली। अब बीएसपी के अध्यक्ष को मार दिया जाता है, तब आपकी एक छोटी सी ट्वीट आती है, क्योंकि इनको जो ध्रुवीकरण की राजनीति करनी होती है, जात की राजनीति करनी होती है, उसके चलते ये जबरदस्ती में ट्वीट आ गया। ना राहुल गांधी जी लुधियाना जा रहे हैं, लुधियाना में इतनी बड़ी घटना घट गई, उसके ऊपर भी चुप है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके उनके साथियों की सरकार है, क्योंकि अलायंस की सरकार है आम आदमी पार्टी की वहां पे। तो ये बहुत दुख की बात है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष तो बन गए हैं, लेकिन जिम्मेदारी से अभी तक काम नहीं कर रहे। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सिर्फ 50 सीट की पार्टी के अध्यक्ष नहीं रह गए, वो नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेदारी से हर अपनी भी गलती माननी चाहिए। मुझे डर किस बात का है उनको इसको बात को एक्सेप्ट करने का, और क्यों नहीं बोल रहे? ड्रामा करने वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, वहां पे भी एक झूठ का जंजाल बुनाया जाता है। सामने आता है कि वो लोग जिन लोको ड्राइवर से उन्होंने बात ही नहीं करी, वो लोग जानते ही नहीं। रेलवे अधिकारी का बयान आता है, तो लगातार हाथरस जाते हैं। वहां पे पॉलिटिकल टूरिज्म, ये पॉलिटिकल टूरिज्म की राजनीति जो राहुल गांधी की है, यही एक बहुत बड़ा कारण है जो कांग्रेस का पतन लिखा गया है पहले। लेकिन राधिका जी, आपको कहीं ये भी लगता है कि कहीं दुविधा में लगती है इस वक्त कांग्रेस पार्टी? क्योंकि इंडी गठबंधन तो बना लिया, लेकिन अब अलग अलग राज्यों में जहां उनके सहयोगी हैं, तमिलनाडु के अलावा जैसे अन्य राज्यों के आपने उदाहरण दिए, इसीलिए मैं इस बात को सामने रख रही हूं कि बाकी सहयोगी दलों के साथ सवाल कैसे उठाएं। एक और विचारधारा नहीं मिल रही है, दूसरी ओर इस तरीके के हादसों और घटनाओं के बाद क्या बोले और क्या ना बोले, दुविधा में दिखती है कांग्रेस। मुझे नहीं लगता उनको कोई दुविधा है, उनको पुरानी आदत है। आप उन्हीं की सरकार की बात कर ले, 2023 में जो कन्हैया लाल का हत्याकांड हुआ था उसमें कहां बोले राहुल गांधी? ना चुप्पी तोड़ी, ना वहां गए। 2022 में जब इनकी पंजाब में सरकार थी, वहां पे बेअदबी का मामला आया, तब नहीं बोले। 2021 में जब राजस्थान के करौली में सांप्रदायिकता हुई, तब नहीं बोले। 2020 में राजस्थान के भरतपुर में जब ऑनर किलिंग हुई, तब नहीं बोले। 2019 में जब मध्य प्रदेश में उनकी कुछ समय की 18 महीने की सरकार थी, वहां पे सांप्रदायिक झगड़े हुए, तब नहीं बोले। तो जो अपनी ही सरकारों के समय पे वो नहीं बोले हैं, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो अलायंस के लिए बोलेंगे? राहुल गांधी एक बहुत सिलेक्टिव राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं। जहां पे उनको लगता है कि थोड़ा उनके वोट शेयर में डगमगाहट होगी या कुछ होगा, तब वो बोलते हैं, और जहां पे उनकी सरकार या उनके अलायंस की सरकार ना हो। वरना राहुल गांधी जी बहुत सलीके से चुप्पी साध लेते हैं, ना ट्वीट आएगा ना जाएंगे। क्यों नहीं गए वो राजस्थान? छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई, वहां कभी नहीं गए। छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार जिस वजह से गिर गई, जो वहां पे एक हादसा हुआ था, एक हिंदू लड़के को जब मारा गया था, उसका
वहां पे दंगे हुए थे, वहां भी उन्होंने भूपेश बघेल से बात नहीं करी थी। तो ये राहुल गांधी का चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस पार्टी का है कि हर चीज पे चुप हो जाते हैं और संज्ञान नहीं लेते, लेकिन मणिपुर पहुंच जाएंगे ड्रामा करने। लेकिन जिम्मेदारी से अब काम किया जाना जरूरी है, क्योंकि जनता भी देख रही है। ऐसे में केवी प्रसाद जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में कि तमिलनाडु में जिस तरीके का रवैया और जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और जिस तरह से डीएमके सरकार और कांग्रेस सवालों के घेरे में दिखती है, इसके चलते क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि निष्पक्ष जांच राज्य की पुलिस करेगी? ये उम्मीद तो बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आपके पुलिस स्वतंत्र है और उसको खुला छूट दे तो करना चाहिए। हर राज्य में ये लागू होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था जरूर केंद्र के बाकी जगह राज्यों के तहत है, लेकिन पुलिस को निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। और इसके लिए कोर्ट जाएंगे तो वहां पे फैसला होगा ना, तो करना तो प्रक्रिया तो यही है हमारे देश की, तो हर राज्य में ये पालू होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये सवाल इसलिए जरूरी था कि अगर इस तरह की घटनाओं पर पुलिस तेज रफ्तार से काम करेगी और सतर्कता से काम करेगी, सजगता से काम करेगी, तभी ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सकती है। और डीएमके कांग्रेस की सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो अपने राज्य में कानून व्यवस्था को ठोस स्थिति में रखे। फिलहाल मेरे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां वक्त चला एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजरगार्लिक टेस्ट। एमडीएच स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी, अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी शासित प्रदेशों में लगातार दौरे कर रहे हैं और ऐसे में अब उनके इन दौरों को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। दरअसल राहुल गांधी के इन दौरों को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी के ये दौरे कुछ खास राज्यों तक ही सीमित क्यों हैं? भाजपा ने राहुल गांधी के इन दौरों को लेकर इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया है। आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी शासित प्रदेशों में लगातार दौरे पर हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी राजकोट गेमिंग जोन त्रासदी के पीड़ितों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने अहमदाबाद पहुंचे, वहीं हाथरस में हुए भगदड़ में मृतकों के परिजन से मुलाकात की। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जहां एक तरफ हर दूसरे दिन पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से राजनीतिक हिंसा की खबरें आ रही हैं, वहीं राहुल गांधी का इन राज्यों में न जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। गौर करने वाली बात है कि इन सभी राज्यों में कांग्रेस के सहयोगी दलों का शासन है। सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी के दौरे कुछ खास राज्यों तक सीमित क्यों हैं।
इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसी ही घटना सोनारपुर के चौहाटी में सामने आई है। यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। बूथ संख्या 189 पर भाजपा के पोलिंग एजेंट रहे गोविंद अधिकारी घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी पत्नी नमिता अधिकारी और बेटे पर भी धारदार हथियारों से हमला किया गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि हमला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में बदमाशों द्वारा किया गया था। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में अवैध शराब से हुई मौत और पश्चिम बंगाल में एक महिला पर खुलेआम हमले के मुद्दे पर सवाल उठाया है। इंडी अलायंस ये सेलेक्टिव रिएक्शन देते हैं। तमिलनाडु में जहरीली शराब को लेकर के जो इतनी बड़ी घटना हुई उसमें उनका चुप रहना, वेस्ट बंगाल में एक महिला के साथ खुलेआम पिटाई होते हुए वीडियो सबने देखा, उसमें उनका चुप रहना, ये सेलेक्टिव अप्रोच कतई ठीक नहीं है देश के लिए और देश हित में नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सहयोगी डीएमके पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार युवाओं को बर्बाद कर रही है और घर तबाह हो रहे हैं। स्टालिन जी, ये लिकर हमारी युवा पीढ़ी को तबाह और बर्बाद कर रही है। आपको इसकी चिंता नहीं होती? क्या होगा तमिलनाडु के नौजवानों का भविष्य? कैसा तमिलनाडु भविष्य में बनेगा? लिकर केवल युवाओं को तबाह नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी बहनों को होती है, महिलाओं को होती है। उनके घर और परिवार तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, वो हिंसा की शिकार होती है। कई अपराधों की जड़ अगर है तो ये अवैध लिकर है, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं है। आपके संरक्षण में लिकर का अवैध व्यापार फल और फूल रहा है। भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने भी राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिज्म बंद करने की हिदायत भी दी। राहुल गांधी के भाई की स्टालिन की सरकार नहीं है तमिलनाडु की कि यहाँ पे कुछ मापदंड नहीं होंगे, कोई जिम्मेदारियां नहीं होंगी, कोई कार्यवाही नहीं होगी। यहाँ पे गारंटी की मोदी जी की सरकार है और निश्चित तौर पर गारंटी के तहत सबका ध्यान रखा जाएगा और वो उत्तर प्रदेश की जनता की फिक्र ना करे। वहाँ पे मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है जो उनका ध्यान रखेगी लोगों का। राहुल गांधी को अपना पॉलिटिकल टूरिज्म, अपना पॉलिटिकल एडवेंचर बंद करना चाहिए और मौतों के ऊपर राजनीति बंद करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी का हाथरस एक पॉलिटिकल टूर था और कुछ नहीं, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने उस स्थान का निरीक्षण किया जहां 2 जुलाई को भगदड़ मची थी, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हम जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी विभिन्न राज्यों का, भाजपा शासित राज्यों का दौरा कर रहे हैं और जाहिर है कि जब दौरा करेंगे तो बयान भी देंगे। जैसे अहमदाबाद में उन्होंने, गुजरात में अहमदाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ बातें सामने रखी और इन बातों में राहुल गांधी ने राम मंदिर पर भी विवादित बयान दिया और उनके विवादित बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि 99 सीटों का इतना घमंड कि आपको लगता है कि आप सनातन धर्म को हरा देंगे। बाबर और औरंगजेब जो आपसे भी ताकतवर और घमंडी थे, वे भी सनातन धर्म को नहीं हरा पाए। तो राहुल गांधी के बयानों पर भाजपा हमलावर है और वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी के विवादित बयान पर कटाक्ष करते हुए लिखा, बालक बुद्धि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन ने राम जन्मभूमि आंदोलन को, जिसका केंद्र अयोध्या था, हरा दिया है। आखिर राहुल गांधी को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? प्रभु श्री राम के अस्तित्व को मिटाने का दावा करने वाले पहले भी आए, परंतु सब विलीन हो गए। लेकिन भगवान राम पर आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु आज भी हैं। और रुक करते अगली खबर का।
संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर 22 जुलाई को संसद में बजट सत्र बुलाने पर मुहर लगा दी है। इस बार बजट सत्र 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। वहीं रिजिजू ने बताया कि लोकसभा में 23 जुलाई को बजट पेश होगा। 23 जुलाई को जब वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगे, उस वक्त वे एक नया रिकॉर्ड भी बनाएंगी। निर्मला सीतारमण देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन जाएंगे जो लगातार 7वां बजट और लगातार 6ठा पूर्ण बजट पेश करेंगी। अभी तक उन्होंने 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया है। तो संसद में 22 जुलाई से बजट सत्र की शुरुआत होगी और ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। और जैसा हमने बताया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी और किरेन रिजिजू ने बजट सत्र को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि भारत सरकार की संस्तुति पर भारत के माननीय राष्ट्रपति ने बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। और फिलहाल यहाँ पर वक्त चला एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नए आपराधिक कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का एक बयान जो विवादों के घेरे में है, जिस पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन इस बयान को लेकर अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कड़ा एतराज जताया है। उपराष्ट्रपति ने इस बयान को अपमानजनक बताते हुए पी चिदम्बरम से अपनी टिप्पणी को वापस लेने की मांग की है। Are we part-timers in parliament? Inexcusable insult to the wisdom of parliament. Heavy heart I am sharing with you. The gentleman did not use his lung power. He gave total rest to his vocal cords while debate was going on. Not only he, his distinguished colleagues from my legal fraternity, senior advocates, did not come forward to help the nation. They had an opportunity to make his point
in the parliament. It was failure on his part to perform his constitutional duty and obligation. And how can we countenance such a man? I appeal to him from this platform. Please withdraw these derogatory, defamatory, and highly insulting observations to members of parliament. I hope he does it. आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। इस अवसर पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह व अन्य संसद सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को लोकसभा सचिवालय द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन परिचय पर आधारित एक पुस्तिका भेंट की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, अपने प्रखर राष्ट्रवादी विचारों से मां भारती को गौरवान्वित करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और त्याग देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक वीडियो भी शेयर किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे कि शासन का पहला कर्तव्य धनहीन, ग्रहहीन जनता की सेवा और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को दिया। वो कहते थे कि सरकार को शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसके लिए व्यापक सुविधाएं जुटानी चाहिए। युवाओं में छुपी प्रतिभा को निकालने के लिए उचित माहौल बनाया जाना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास, इन तीन मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं और आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को सस्ती दर पर ऋण की आवश्यकता और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि तक के लक्ष्य की प्रतिबद्धता को दोहराया। सवा सौ साल पुराना सहकारिता आंदोलन आज देश के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइजर के वितरण में 35%, उत्पादन में 21%, चीनी में 31% उत्पादन, गेहूं की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20%। एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर दे रहा है। नाफेड, इफको, अमूल, क्रिप्को, कई सारी हमारी सहकारी संस्थाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर वक्त तो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहें न्यूज नाइट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया,
इतनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टारमर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने तथा चुनाव में लेबर पार्टी की शानदार जीत पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को याद किया। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की। ब्रिटेन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान की सराहना करते हुए दोनों पक्षों ने जनता के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर को शीघ्र भारत आने का आमंत्रण दिया। दोनों नेताओं ने संपर्क में रहने पर भी सहमति व्यक्त की। आपको बता दें कि ब्रिटेन में आम चुनाव हुए हैं और इन चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद लेबर पार्टी के प्रमुख कीयर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले पिछले 14 सालों से ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था। इस दौरान भारत के साथ ब्रिटेन के रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। लेकिन लेबर पार्टी के जीतने पर भारत के साथ ब्रिटेन के रिश्ते कैसे रहेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि ब्रिटेन की कमान संभालने जा रहे कीयर स्टारमर ने चुनाव के पहले और उसके दौरान ही इसके संकेत दे दिए थे जब वे चुनाव से पहले हिंदू मंदिर में गए थे। स्टारमर ने लंदन के स्वामीनारायण मंदिर में जाकर दर्शन किए और जयकारा भी लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में हिंदू फोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। चुनाव के दौरान भी स्टारमर ने ब्रिटेन की जनता से भारत के साथ रिश्ते सुधारने का वादा किया है। स्टारमर के इस कदम से दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आने की उम्मीद है। कश्मीर के मुद्दे पर भी 4 साल पहले ही लेबर पार्टी के नेता के तौर पर कीयर स्टारमर ने कहा था कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है। कीयर स्टारमर के इन कदमों से उम्मीद बढ़ी है कि स्टारमर के राज में भी भारत और ब्रिटेन के संबंध खूब फलेंगे फूलेंगे। पिछली संसद में लेबर पार्टी के 6 सांसद भारतीय मूल के थे। इस बार ये संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। और बात ईरान की। ईरान में मसूद पज़ेश्कियान देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख वोटों से हरा दिया है। पज़ेश्कियान डॉक्टर होने के साथ साथ कुरान भी पढ़ाते हैं। पज़ेश्कियान सबसे पहले 2006 में तबरीज से सांसद बने थे। 2011 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था और 2012 में रईसी को राष्ट्रपति बनाने के लिए पज़ेश्कियान समेत बाकी उम्मीदवारों पर बैन लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसूद पज़ेश्कियान को ईरान के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ईरान के नए राष्ट्रपति को बधाई। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान को ईरान के राष्ट्रपति के रूप में आपको चुनाव जीतने पर बधाई। हम अपने लोगों और क्षेत्र के लाभ के लिए हमारे मधुर और दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज अपना 89वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर एक्स पर कहा कि परम पावन धर्मगुरु दलाई लामा को उनके 89वें जन्मदिन के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। घुटने की सर्जरी के बाद उनके शीघ्र स्वस्थ होने, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं।
रूस के रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के निदेशक जनरल अलेक्जेंडर मिखीव ने कहा है कि भारत रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम ने भारत में AK-203 क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल बनाने की परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया है। राइफल्स के निर्माण में अधिक से अधिक भारतीय कलपुर्जों का इस्तेमाल करने के लिए सभी जरूरी उपकरण उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरवा आयुध कारखाने में भेज दिए गए हैं और उत्पादन सुविधाएं अब पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 35,000 क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल्स का जखीरा भारतीय सेना को रक्षा मंत्रालय के साथ तय समय सीमा के भीतर ही पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये उत्पादन पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। आगे बढ़ने से पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत चिकित्सा परामर्श समिति ने अभी तक वर्ष 2024 के लिए नीट, UG और PG पाठ्यक्रमों के काउंसलिंग कार्यक्रम को अधिसूचित नहीं किया है। नीट, UG और PG के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम की घोषणा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा अपनी वेबसाइट पर परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा सीट मैट्रिक्स को अंतिम रूप देने के आधार पर की जाती है। वर्ष 2024 के लिए NMC ने जून के अंतिम सप्ताह में UG और PG सीटों के लिए सीट मैट्रिक्स को अंतिम रूप देने के लिए अपना कार्यक्रम सूचित किया है, जो दर्शाता है कि ये जुलाई के तीसरे सप्ताह तक UG सीट मैट्रिक्स और अगस्त के मध्य तक PG सीट मैट्रिक्स को अंतिम रूप दे देगा, जिसके बाद काउंसलिंग की तिथियों की नोटिफाई किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। और अब बात मौसम की। देश में जहां पहले लोग गर्मी से दो चार हो रहे थे, वहीं अब मॉनसून आने के बाद बारिश मुसीबत बनती जा रही है और इस समय असम भी बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री से बात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। न्यूज़ नाइट के अंत में हम आपको छोड़े जा रहे हैं इसी खबर के साथ और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहले भीषण गर्मी, अब मानसून की हो रही बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश और असम के लोग जहां बारिश के बाद आई बाढ़ से परेशान हैं, तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में बारिश के बाद भूस्खलन के मलबे का रोड पर आना भी परेशानी का सबब बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तराखंड में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भागों में और अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ताज़ा बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सरकार बाढ़ की स्थिति में किसानों को नुकसान न हो और कोई जनहानि न हो, इसके लिए सरकार की परियोजनाएं संचालित हैं। बाढ़ की जितनी हमारी परियोजना 238 चल रही हैं, मतलब बड़ी परियोजना चल रही हैं, जिसमें हमारी सभी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग आज की डेट में पूर्ण होने परियोजना, कुछ परियोजना 100% पूरी हो गई हैं, कुछ परियोजनाएं हमारी 90% पूरी हो चुकी है, कुछ परियोजनाएं हमारी 75 के ऊपर है, यानी बाढ़ से सुरक्षित हम। असम के गुवाहाटी में लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ। राज्य में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति ने भयावह रूप ले लिया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से बात कर हर संभव सहायता का भरोसा जताया। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, भारी बारिश के कारण असम में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौजूदा स्थिति के बारे में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से बात की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, राहत प्रदान कर रहे हैं और पीड़ितों को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं और इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य के 30 जिलों के 3,518 गांव पानी में डूबे हुए हैं। राज्य में 24 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 63,000 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ की जद में आ गई है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 612 बाढ़ शिविरों में 47,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ के पानी में डूबने से 90 से ज्यादा जंगली जानवरों की मौत हो गई है। आईएमडी के पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। बिहार में मानसून अब लोगों के लिए आफत बन गया है। शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई है। इसमें भागलपुर में 4, बेगूसराय, जहानाबाद में 3, मधेपुरा, सहरसा में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं काराकाट, वैशाली, छपरा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। कर्नाटक के कलबुर्गी और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। उधर उत्तराखंड के चमोली जिले में 5 स्थानों पर मलबा गिरने के कारण रुद्रप्रयाग गौरीकुंड NH 107 बाधित हो गया। इस वजह से कई यात्री और स्थानीय लोग फंस गए हैं। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जनपद चमोली, भनेरपानी, पुराना नगर पंचायत, पीपलकोटी, कंचनजंगा, छिनका, पागलनाला व हेलंग के पास मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे काफी लोगों को परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए